हे एवरीवन, वेलकम टू योर एजुकेशन। और ये वीडियो है पॉलिटी के लिए। ठीक है, जो आपका यूपीएसआई का एग्जाम होने वाला है, उसमें जो जीएस वाला सेक्शन होता है, उसमें जो पॉलिटी का पार्ट है, उसके लिए ये वीडियो है। इसमें हम पॉलिटी से जो क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यू हैं, जो पहले इस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए, पहला सवाल है कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के अध्यक्ष कौन होते हैं। ठीक है, तो देखिए, 2 मिनट मेरी बात सुनिए। अगर आप खुद से भी पीवाईक्यू कर रहे हैं, तो केवल ऐसा ना करें कि उनके सही आंसर्स आप मार्क कर रहे हैं। जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनका एक बार उनका एनालिसिस कर लें कि अगर जैसे ये जो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, जिसको आप नीति आयोग नाम से भी जानते हैं, इसी की फुल फॉर्म है ये, कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो इससे जुड़ा एक सवाल जैसे पूछा गया इसके अध्यक्ष के बारे में, तो अध्यक्ष होते हैं इसके प्रधानमंत्री। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है आगे कि इसके उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके सीईओ कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये बना कब, जैसे ये बना था 1 जनवरी 2015 को। इसके उपाध्यक्ष कौन है, तो इसके उपाध्यक्ष हैं सुमन पेरी। सीईओ कौन है, बीवीआर सुब्रमण्यम। सुब्रमण्यम लिखने में थोड़ा गलती हुई तो माफी चाहूंगा। अच्छा, और क्या बातें इसके बारे में हम जान सकते हैं कि देखिए, इसमें कौन कौन शामिल होता है। ये जो एक तरह से इसको आप ऐसे समझिए कि ये सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। अब उतना आपको डीप में जाना नहीं है। देखिए, आपको डीप में ज्यादा पढ़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका ऐसे डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं होने वाला है, और आपको सतह पे कुछ छोड़ना नहीं है, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो और सब कुछ भी आप पढ़ नहीं सकते, इसलिए आपको पीवाईक्यू एक बार एनालिसिस खुद से भी कर लेनी चाहिए कि इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो उसकी जो बैठक होती है, उसमें मुख्यमंत्री और जो यूटीज हैं, उनके उपराज्यपाल, ये भाग लेते हैं। ठीक है, अध्यक्षता बता दी मैंने, प्रधानमंत्री करते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात इसके बारे में ये है, इट्स नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। मतलब ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, संवैधानिक निकाय होने से मतलब ये है कि इसके बारे में संविधान में लिखा हुआ नहीं है। कुछ और बातें जैसे कि ये एसडीजी इंडिया इंडेक्स जारी करता है। ठीक है, और ये एक निर्यात तैयारी सूचकांक, इसको भी जारी करता है। ठीक है, तो ये निर्यात तैयारी सूचकांक इसे भी जारी करता है। ये दोनों बातें भी आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने का अधिकार किसके पास है। ठीक है, तो संघ लोक सेवा आयोग, या फिर जिसको आप यूपीएससी के नाम से जानते हैं, इसको तो आप पक्का जानते होंगे, भले ही इसका फुल फॉर्म आपको पता ना हो। यूपीएससी को सब जानते हैं। ठीक है, यूपीएससी है, या फिर जो स्टेट के कमीशन होते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन, उन दोनों के जो नियुक्तियां हैं, अध्यक्षों की नियुक्ति, तो ये कौन करते हैं, ये राष्ट्रपति करते हैं यूपीएससी के लिए। अच्छा, स्टेट के लिए नियुक्ति कौन करते हैं अध्यक्ष की, वो करते हैं आपके राज्यपाल। और इन दोनों को ही हटाने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। ठीक है, नियुक्ति में थोड़ा ध्यान रखना है कि इसको राज्यपाल करते हैं स्टेट वाले में, और इनको हटाने का अधिकार ये आपका राष्ट्रपति के पास ही है। अच्छा, इसके बारे में कहाँ दे रखा है, भाग 14 और 315 से लेकर 323 तक ये आर्टिकल है। 315 में ही इनके गठन के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। और इनके जो अध्यक्ष हैं, उनका जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष,
ये आयु, ठीक है? जो भी पहले हो जाती है, ठीक है? और इनको हटाया किस आधार पे जाता है? आधार वो होता है कदाचार, ठीक है? कदाचार के आधार पर इनको हटाया जा सकता है। तो ये सब कुछ इससे जुड़ी हुई बातें थी, तो इसमें ये भारत के राष्ट्रपति ये वाला ठीक होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा का निर्देश देता है? अच्छा, जब इस तरह के सवाल पूछे जाए, खास करके डीपीएसपी में, तो आपको क्या करना है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि वो स्टेट से स्टेट की ड्यूटी पूछ रहा है या फिर व्यक्तियों यानी कि इंडिविजुअल्स की ड्यूटी पूछ रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे अभी मैं एक एग्जांपल के लिए बताऊं, 48A है एक आर्टिकल, ठीक है? ये क्या कहता है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के बारे में बात करता है और स्टेट की ड्यूटी के बारे में बात करता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्यक्तियों के दायित्व के बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है, तो वो है 51A जी, ठीक है? इन दोनों को ही 42nd अमेंडमेंट से लाया गया था। और 48A में और 48 में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 48 दुधारू पशु जो हैं, जैसे गौ वगैरह, उनके वध को प्रोहिबिट करता है, मतलब उनको रोकता है वध को, ठीक है? 48A पर्यावरण को सुरक्षित करता है, स्टेट की ड्यूटी होती है। और 51 51 AG में ये जो पर्यावरण को सुरक्षा वाली जो स्थिति है, ये व्यक्तियों की होती है। मतलब ये मौलिक कर्तव्य में आता है, ठीक है? तो ये मैंने स्टेट और व्यक्तियों के चक्कर में ये आपको बात बता दी, ठीक है? अब राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा का निर्देश किस अनुच्छेद में दे रखा है? 49 में, ठीक है? ये आपको याद रखना है। 51 में क्या दे रखा है? अंतरराष्ट्रीय शांति और और सुरक्षा, इससे रिलेटेड है। 53 क्या है? अच्छा, 53 55 में बताइए। देखो 52 में क्या है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा कहा गया है। 53 में ये कहा गया है कि उस राष्ट्रपति में सरकार की क्या होंगी? कार्यकारी कार्यकारी नहीं, कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति निहित होगी। किसमें? राष्ट्रपति में। 54 में दे रखा है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा, ठीक है, उसका जो निर्वाचन मंडल है, निर्वाचन मंडल से मेरा मतलब है कि उसमें कौन कौन शामिल होंगे, कौन कौन राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालेंगे। और 55 में दे रखा है कि वो चुनाव कैसे होगा। तो एकल अ, इसके लिए एक शब्द शब्द होता है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ऐसे कहते हैं। तो ये 55 में दे रखा है कि किस तरह ये चुनाव होगा, ठीक है? तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राजस्व बोर्ड उत्तर प्रदेश की स्थापना वर्ष 1831 में की गई थी। तो ये पूछ रहा है कि कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी इलाहाबाद, जिसको वर्तमान में आप प्रयागराज के नाम से जानते हैं, ठीक है? और कब की गई थी? 1831 में। ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, ये राजस्व बोर्ड उत्तर प्रदेश क्या है? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना, मतलब प्राचीनतम और वरिष्ठतम राजस्व न्यायालय है। ये भी आपको याद रखना है। और इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है वो है लखनऊ में। और जो जुडिशियल है यानी न्यायिक, वो है आपका प्रयागराज। ये दोनों बातें भी आपको याद रखनी, ठीक है? अगले सवाल की तरफ। भूधृत की एक प्रणाली है। अच्छा, ये हाँ, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसमें गलती से आ गया। इसको मैं ठीक कर दूंगा। वैसे हिस्ट्री वाला जब मैं पोर्शन कराऊंगा तो उसमें ये और अच्छे से बता दूंगा। बेसिकली ये भूमि बंदोबस्त से रिलेटेड है। भूमि बंदोबस्त क्या हुआ करते थे? भूमि बंदोबस्त
ये देखो क्या होता था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश सरकार, वो सरकारों से नहीं, किसानों से विभिन्न-विभिन्न तरीके से लगान लेती थी। तो उन्हीं के लगान के तरीकों को अलग-अलग बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। जैसे 1793 में कॉर्नवालिस ने क्या करा था, कि एक ज़मींदारी प्रणाली लाया था। तो इसमें क्या होता था कि जो ज़मींदार होते थे, उनको भूमि का स्वामी मान लिया गया था। अब इस ज़मींदार की ड्यूटी हुआ करती थी कि जो बाकी किसान हैं, उनसे ये लगान इकट्ठा करे और फिर ब्रिटिश सरकार को पहुँचाए, ठीक है? तो इसमें ऐसा होता था और रैयतवाड़ी जो प्रणाली होती थी, उसमें रैयत का जो मतलब होता है, रैयत, इसका मतलब ही होता है किसान। तो किसान के साथ ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करते थे, तो किसान से सीधा लगान ब्रिटिश सरकार को जाता था। महालवाड़ी में क्या होता था कि महाल यानी कि एक तरह से एक पूरा गाँव, फिर उसके एक मुखिया को ज़िम्मेदारी दे दी जाती थी और फिर उस मुखिया की ये ड्यूटी हुआ करती थी कि वो सरकार को अपना इकट्ठा करके लगान पूरा दे, ठीक है? तो ये बेसिकली हिस्ट्री का पार्ट है। तो मैं हिस्ट्री में से ये क्वेश्चन यहाँ गलती से आ गया, ठीक है? अ, अगला सवाल देखते हैं। किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में भारत के संविधान से हटा दिया गया था? ठीक है? तो ये संपत्ति का अधिकार हुआ करता था पहले, ठीक है? अब फिर इसको 44वें संविधान संशोधन से हटा दिया गया और 300 ए में डाल दिया गया है, ठीक है? 300 ए आर्टिकल है, उसमें इसको डाल दिया गया। उसके अलावा जो अच्छा ये कब हुआ था? 1978, ये भी आपको याद रखना है। 42वां संविधान संशोधन, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हुआ था 1976 में और क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा चेंजेस किए गए थे कि इसलिए इसको लघु संविधान भी कहते हैं। इसमें एक और बात, जैसे कि प्रस्तावना में आज तक एक ही बार संशोधन हुआ है, ठीक है? और 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और तीसरा है अखंडता। तो ये तीनों शब्द अ, ये जो 42वां संविधान संशोधन है, इसी से जोड़े गए थे और अभी तक प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है। तो ये भी याद रखना है कि 42वें संविधान संशोधन से ही प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। कब? 1976 में। और क्या किया गया? तो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, जो मैंने पहले भी बताया कि 42nd से ही वो 48 ए भी जोड़ा गया था, ठीक है? तो वो भी आपको याद रखना है। तो ये कुछ चीजें हैं जो 42वें संविधान संशोधन से की गई। इसके अलावा 44 से मैंने बता दिया आपका जो संपत्ति का अधिकार है, जो मौलिक अधिकार, जो भाग 3 में हुआ करता था पहले, भाग 3 में मौलिक अधिकार दे रखे हैं आपके, उसमें से हटा के इसको 300 ए में डाल दिया। 52वां संविधान संशोधन 10वीं अनुसूची को जोड़ने से रिलेटेड, ठीक है? ये दल बदल से संबंधित है, ठीक है? तो ये भी आपको याद रखना है। 25वां संविधान संशोधन अच्छा ये 1985 का। 25वां बहुत ज़्यादा थोड़ा क्लिष्ट है। एक्चुअली इसमें डीपीएसपी वर्सेस मौलिक अधिकार, इस तरह की एक डिबेट थी और इसमें 31 सी को लेके एक मामला है। अनुच्छेद 31 में कुछ बदलाव किए गए थे। बेसिकली बात ये थी कि जैसे डीपीएसपी क्या होते हैं, वो स्टेट की ड्यूटी को बताते हैं कि स्टेट को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। और फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? वो इंडिविजुअल्स के राइट होते हैं कि आपको ये स्टेट के अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन है, वो प्रोटेक्शन है। तो जैसे होता है ना कि कुछ विकास कार्यक्रमों को लेके इनमें तना-तनी हमेशा रहती है, तो उससे रिलेटेड एक संशोधन किया गया था और इसमें डीपीएसपी को ज़्यादा वैल्यू दी गई थी, बेसिकली ये बात। तो इतना क्लिष्ट पूछेगा नहीं वैसे, ये ऑप्शन में दे रखा है वैसे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश ने भारत में जनहित याचिका का मार्ग प्रशस्त किया था? तो ये पीआईएल के बारे में, ये क्वेश्चन बेसिकली लॉ का है, पर क्योंकि पीआईएल पॉलिटी का भी पार्ट होता है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे भी इंक्लूड किया है। तो ये हैं आपके वी आर कृष्ण अय्यर प्लस एक नाम और है
पीएन भगवती, जस्टिस भगवती और जस्टिस कृष्ण अय्यर, ये दोनों ही इन्हीं दोनों को श्रेय दिया जाता है भारत में पीआईएल के लिए। 1980s के दौर की ये बात है। पीआईएल बेसिकली क्या होता है कि देखिए, जैसे कई बार क्या होता है कि कोई अ, गरीब व्यक्ति है या ऐसे कह लीजिए कि समाज के बिल्कुल अ, हाशिए पर है कोई और वो खुद से कोर्ट नहीं जा सकता है, तो आप उसके बेसिस पे कोर्ट जा सकते हो। या कोई काम है जो पब्लिक एट लार्ज को बेनिफिट करने वाला है, जैसे पर्यावरण वगैरह हो गए, तो उनके लिए अ, आप कोर्ट जा सकते हो। उसको आप पीआईएल समझ सकते हैं सिंपल भाषा में, ठीक है? और ये कॉन्सेप्ट आपका यूएसए से लिया गया है, ठीक है? तो ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में पारित कृषि ये अधिनियम के अनुसार कृषि समझौते की अधिकतम अवधि क्या है? बेसिकली ये फार्म लॉज से रिलेटेड है, जो कि अब रहे नहीं, तो वैसे इसमें 5 वर्ष थी, तो इसका कोई सेंस बनता नहीं। सॉरी। आयकर अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से किसे निर्धारित यानी कि एसएससी कहा जाता है? तो ये भी लॉ का एक क्वेश्चन है और ये इनकम टैक्स 1961 के एक, जैसे इसमें क्या होता है कि निर्धारित बनने से पहले उसको व्यक्ति होना चाहिए। व्यक्ति 231 में डिफाइन है, तो उसमें ये एचयूएफ, एक कंपनी है, एओपी, ये सारी चीजें आती हैं, एबीसी। मैं लॉ वाले सेक्शन में इसको और अच्छे से कराऊंगा। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि 1961 का जो इनकम टैक्स एक्ट है, इसमें निर्धारित इन तीनों को ही कहा जाता है। ये 231 में जो पीपल हैं उसमें इनकी परिभाषा दे रखी है, और उसके अलावा 27 में ये इसके बारे में दे रखा है, निर्धारित, ठीक है? अगला सवाल है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम से संबंधित है, ठीक है? तो इसको आप रासुका के नाम से भी जानते हैं, और ये एक बेसिकली निवारक निरोध से जुड़ा एक कानून है। निवारक निरोध क्या होता है? इसको आप इंग्लिश में प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे आपको किसी ए व्यक्ति पर ऐसा संदेह है कि ये कुछ ऐसा काम कर सकता है जो राष्ट्र के हित में नहीं है या राष्ट्र को नुकसान पहुंचा सकता है, तो संदेह के आधार पर केवल उसको अरेस्ट किया कर लिया जाता है। और अरेस्ट कितने दिन के लिए किया जा सकता है? 12 महीने के लिए, ठीक है? तो आपने क्या किया कि आपने किसी काम को होने से पहले ही उसको प्रिवेंट कर दिया गया बाय द मतलब एक कहते हैं प्रिवेंटिव एक मीजर अपनाया और उसको होने से बचा लिया। कोई काम है तो उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन कहा जाता है, मतलब उसको डिटेन कर लिया आपने, और उस जो घटना होने वाली थी उसको प्रिवेंट कर दिया। तो बेसिकली इससे एक जुड़ा हुआ आर्टिकल है, आर्टिकल 22 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इसमें इस व्यक्ति के अधिकारों के बारे में बात की, जो व्यक्ति अरेस्ट हुआ है, ठीक है? तो कि उसको वकील का अधिकार होगा वगैरह वगैरह। और फिर उसमें ये भी लिख रखा है कि, और हाँ, उसको ये भी बताया जाएगा कि उसे अरेस्ट क्यों किया गया है। फिर उसमें लेकिन ये भी लिखा है कि अगर सरकार चाहे, अगर स्टेट को ऐसा लगता है कि कोई ऐसी बात है जिसको नहीं बताना चाहिए और वो जनता के हित में है, तो चाहे तो वो मना भी कर सकते हैं बताने से। तो कुल मिला के वापस लौट के वहीं आ जाता है। तो ये एक कानून है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? बढ़ते हैं आगे। अच्छा हाँ, ये भी याद रखना कि ये 1980 का कानून, और ये वाली बात धारा 13 में है। तो ये भी थोड़ा याद रखना, एनएसए से जुड़ा है। ये दोनों तथ्य भी हैं। 1980 का कानून है और 13 जो धारा है वो 12 महीने की बात करती है, बिना मतलब आपको सिर्फ शक के आधार पर 12 महीने तक अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है? अगला सवाल है, भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को किस मामले में वैध बनाया गया था बेसिकली? तो देखो, इच्छा मृत्यु जो है ये आपकी दो तरह की, एक होती है सक्रिय, जिसको एक्टिव यूथेनेसिया यानी सक्रिय इच्छा मृत्यु कहते हैं, और दूसरी है निष्क्रिय, जिसको पैसिव यूथेनेसिया कहते हैं। भारत में ये वाली तो वैलिड ही नहीं है, ये इलीगल है। ये वाली लीगल है।
तो इसको लीगल किस मामले में किया गया? अरुणा रामचंद्र शानबाग वर्सेस भारतीय संघ, इस मामले में इसको लीगल किया गया। अब देखो ये होता क्या है कि बेसिकली देखो कोई जैसे आदमी है और वो अपना पूरा अच्छी खासी मतलब कहते हैं ना कि एकदम कैसे बताएं, किसी घातक बीमारी से ग्रसित है, ठीक है, और उसकी जो जीवन है, उसका जो जीवन है वो मशीनों के सहारे चल रहा है, ठीक है। तो एक तो होता है कि या तो उसके जीवन को मतलब वही है कि अब वो कष्ट में है, उससे तो बढ़िया है कि वो कहते हैं ना कि मरी जाए। तो एक तो होता है कि उसको जहर का इंजेक्शन वगैरह दे दिया जाए, तो उसको बोलते हैं फिर आप एक्टिव, ठीक है। एक होता है कि उस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को हटा दिया जाए, उसको बोलते हैं आप पैसिव, यानी कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। तो उसमें क्या होता है कि मशीनों का सपोर्ट सिस्टम हटाया तो वो बंदा फिर अपना मर ही जाता है। तो ये वाला अलाउड होता है इंडिया में। तो इसको इसी वाले मामले में जो अरुणा चंद्र शानबाग वर्सेस भारतीय संघ है, यूनियन ऑफ इंडिया, यूओआई, यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, इस मामले में ये 2011 का एक केस है, उसमें इसको वैलिड किया गया था। और ये जो अब देखो ये इसी तरह आपको आइडिया लगता है कि किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। अब जैसे इसमें केसेस से जुड़े क्वेश्चन हैं, आई थिंक 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको थोड़ा केसेस पे, उन केसेस पे जो एक माइलस्टोन रहे हैं लॉ की हिस्ट्री में, उनको आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। अब अगला सवाल जैसे ये सॉरी ऑप्शन लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। सॉरी, इसमें क्या हुआ था, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। एक कोई बंदा था, ठीक है। अब इस बंदे को क्या करना था कि इसको सेकंड शादी करनी थी। तो इसने क्या किया कि ये मुस्लिम बन गया, मतलब अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। अब पूछोगे क्यों? क्योंकि हिंदू में, हिंदू था, हिंदू जो पर्सनल लॉ है उसमें सेकंड शादी को वैलिड नहीं माना जाता है, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में मान लिया जाता है। तो क्यों, क्योंकि इसकी शादी दूसरी वाली वैलिड मान ली जाए, इसलिए ये मुस्लिम बन गया। फिर वो बाद में कोर्ट ने कहा था कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं आप कर सकते कि इसमें, क्योंकि आपकी फेथ नहीं है, बस आप इस शादी के लिए आप अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, तो ये इसको वैलिड नहीं माना जाएगा। तो इस तरह की एक ये मामला था लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। थर्ड वाला जो है ये एक सेकंड, जियान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो इसमें क्या था कि इसमें ये कोर्ट ने कहा कि जो राइट टू लाइफ है आपका, जो गारंटी है कि आर्टिकल 21 के अंदर, उसमें राइट टू डाई शामिल नहीं है। मतलब जीवन के अधिकार में आपका, जैसे आपका जीवन है, आपका जीने का अधिकार है, आपको बहुत सारे इसमें अधिकार हैं, जुड़े हुए हैं कि जैसे आपको स्वच्छ पर्यावरण वगैरह वो सब चाहिए, डिग्निटी के साथ आपको लाइफ जीने का अधिकार है, प्राइवेसी का अधिकार है। पर उसमें ये शामिल नहीं है कि आपको आपका जीवन है तो आप मर भी सकते हो। तो इसमें यही बोला था कोर्ट ने कि राइट टू लाइफ में राइट टू डाई शामिल नहीं है, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है, क्या पता अगली बार ये पूछ ले कि किस मामले में ये कहा गया था। ये सहेली वर्सेस जो पुलिस कमिश्नर का केस है, ये आई थिंक, हाँ ये एक एनजीओ टाइप है सहेली। तो इसमें एक लेडी थी शायद, इसमें नहीं थी, मतलब इन लोगों ने इनकी हेल्प की थी। कमलेश देवी नाम था शायद इनका, एग्जैक्ट तो मुझे नाम याद नहीं है, बट यही केस था कि एक इनका बेटा था सन, उसकी पुलिस कस्टडी में डेथ हो गई थी। तो उससे जुड़ा एक केस है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, 12वां सवाल है, राजमन्नार समिति 1969 को अ, द्वारा नियुक्त किया गया था, मतलब किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? तो राजमन्नार समिति 1969, ये भी याद रखना है, ये तमिलनाडु सरकार ने नियुक्त की थी। अब देखो राजमन्नार समिति तो किस लिए की थी? तो वो है केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए। अब इस तरह के सवाल आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी तो आपसे ये पूछा गया कि किसके द्वारा नियुक्त किया गया, फिर पूछा जा सकता है कि किस लिए नियुक्त की गई थी, क्या उद्देश्य था इसका, शिक्षा में सुधार या कृषि में सुधार, इस तरह के सवाल बनते रहते हैं। केंद्र राज्य संबंधों से जुड़ी 2 आयोग और हैं, जैसे इनसे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सरकारिया आयोग, अच्छा पहले इसका ही लिख लो कि राजमन्नार के ही जो अंतरराज्यीय परिषद है ना, अंतरराज्यीय
परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है? जो किसमें दे रखी है आपके? 263, आर्टिकल 263 में दे रखी है, जो 1990 में आई थी, ठीक है? तो इसका ही सुझाव था अंतर्राष्ट्रीय परिषद बनाने का। अंतर्राज्यीय परिषद बनाने के लिए इसी ने सुझाव दिया था, इसी समिति। तो आर्टिकल 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद होती है, 1990 में आई। ये आपको याद रखना है। सरकारी आयोग ये है 1983 का आपका। और एक और आयोग है मुंशी आयोग। ये दोनों आयोग भी केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा से जुड़े हुए आयोग हैं। ये पूछे जाते रहे हैं। तो सरकारी आयोग वाला तो बहुत फेवरेट है, 2007 का है मुंशी आयोग, ठीक है? तो इनको भी आपको थोड़ा याद रखना है कि ये किससे जुड़े हुए आयोग हैं। अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो धन विधेयक को परिभाषित करता है आपका 1110, यानी कि 110, ठीक है? अब इसमें जो निर्णायन शक्ति होती है, निर्णायन की शक्ति, वो लास्ट जो होती है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है, ये लोकसभा स्पीकर के पास होती है, ठीक है? ये बात भी आपको याद रखनी है। तो ये हो गया 1110, जिसमें धन विधेयक की परिभाषा दे रखी है। 120 में क्या है कि संसद की जो कार्यवाही वो या तो हिंदी में होगी या इंग्लिश में होगी। लेकिन अगर कोई सदस्य इन दोनों में कंफर्टेबल नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो अध्यक्ष की परमिशन से, सदन का जो अध्यक्ष होगा उसकी परमिशन से, उसकी अनुमति से अपनी मातृभाषा में बोल सकता है अपना, ठीक है? तो ये 120 से रिलेटेड। 116 में क्या है वो बाद में बताता हूँ। 101 में क्या है? सीटों के रिक्त होने के बारे में बात की गई। देखो, अगर कोई सांसद है, सांसद मतलब सदन का सदस्य, तो वो विधायक नहीं हो सकता। मतलब राज्य का सदन है उसका सदस्य नहीं हो सकता है। दोनों में से उसको एक सीट खाली करनी पड़ेगी, वरना उसकी संसद वाली सीट ऑटोमेटिक चली जाएगी, ठीक है? या फिर सदन का ही, सदन जैसे संसद के दोनों सदन है ना, संसद के, उसमें लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों का मेंबर भी नहीं हो सकता। तो इन सब बारे में ही उसमें दे रखा है। और ये भी दे रखा है कि 60 दिन तक, अगर 60 दिन तक एब्सेंट रहता है कोई आदमी, कोई सांसद सदस्य, तो वो उसकी सीट को रिक्त मान लिया जाए, ठीक है? तो ये सब इस बारे में है, 101 में दे रखा है। 116 में क्या है? देखो, बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ इसमें। वोट ऑन अकाउंट के बारे में है, क्योंकि इसे बताने से पहले फिर मुझे ये बताना पड़ेगा कि एनुअल बजट क्या होता है। वोट ऑफ क्रेडिट के बारे में है, और एक्सेप्शनल जो ग्रांट्स होती हैं उनके बारे में। बेसिकली ये सरकार का एक तरह से छोटा मिनी बजट टाइप मान लीजिए। वोट ऑफ क्रेडिट को ही ब्लैंक चेक भी कहा जाता है। तो कभी आपसे पूछ ले कि ब्लैंक चेक किसको बोलते हैं, तो वोट ऑफ क्रेडिट को बोलते हैं। 116 में ये दे रखे हैं। 112 में क्या दे रखा है? आपका बजट के बारे में दे रखा है। बजट को संविधान में किस नाम से जाना जाता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है? तो ये इस बारे में। अगला सवाल देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था? तो ये किया गया था 61वें संविधान संशोधन से, ठीक है? और ये था 1989 की बात है, ये राजीव गांधी के समय की बात है, ठीक है? तो इसमें क्या किया? मतदान यानी कि वोट करने की उम्र को 21 से 18 कर दिया गया। उसके पीछे अपना फिर बहुत लंबी कहानी छोड़ोगी। तो अभी हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, ठीक है, 61वें संविधान संशोधन की। बेसिकली ये माना जाता था कि राजीव गांधी दिखने में बहुत हैंडसम थे, तो युवाओं को अट्रैक्ट कर पाएंगे। इसके लिए फिर अब ठीक है, जो भी था। 71वां संविधान संशोधन ये 1992 का है। इसमें क्या किया? न म क, इसको याद रखना। न मतलब नेपाली, और म मतलब मणिपुरी, और क मतलब कोंकणी, कोंकणी।
इन तीनों भाषाओं को अनुसूची 8 में जोड़ा गया। ठीक है? इसी के बाद 22 हो गए। तो ये 1992 में नमक इन तीनों भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है? 41वां जो संविधान संशोधन है वो राज्य लोक सेवा आयोग और उनसे जो संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति से रिलेटेड है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको छोड़िए। 51वां थोड़ा ये है कि जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, जैसे मेघालय है आपका, अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम है, नागालैंड है। तो यहाँ की जो एसटी पॉपुलेशन है, यानी कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, उसको लोकसभा और इनकी जो राज्य विधानसभा है, ठीक है, राज्य विधानसभा, उसमें आरक्षण से रिलेटेड ये प्रावधान इसमें किए गए थे। तो 51वां संविधान संशोधन इस चीज से रिलेटेड था। बेसिकली ये 61 वाला बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, और मैं ये कहूँ कि 71 वाला ये भी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो भाषाएं ऐड हुई हैं वो वाले भी इंपॉर्टेंट है, आगे आएंगे तो मैं बताता रहूँ। ठीक है? अगला सवाल है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधान विधायिका के वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है? तो ये राज्य विधायिका के वार्षिक वित्तीय विवरण से बात कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया ना, सेंटर का जो बजट के बारे में जो लिखा हुआ है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो 112 में है। इसी तरह स्टेट के लिए 202 में दे रखा है। ठीक है, ये वाला। और 370 आपको पता ही होगा, जेएनके से रिलेटेड प्रावधान थे जो रिपील कर दिए गए। 156 में राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में दे रखा है। और 366 में कुछ टर्म्स हैं जिनको डिफाइन किया गया है, जैसे एससी क्या, एसटी क्या है, ठीक है, टैक्स वैक्स, उन सब के बारे में कुछ टर्म्स हैं, मतलब जो संविधान में डिफाइन किए हुए हैं। ठीक है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है? तो अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है आपका भाग 14, ये वाला। ठीक। और इसमें भी अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो एक आर्टिकल है 312 जो ये बात करता है कि राज्यसभा को पावर है नई अखिल भारतीय सेवाएं बनाने की। अच्छा, अभी कितनी है? आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, 3 है। ठीक है, ये भी याद रखना। पार्ट 7 निरसित हो चुका है और पार्ट 3 मूल अधिकारों से रिलेटेड है। अच्छा, ये बताओ कितने से कितने आर्टिकल तक है? अगर किसी को पता हो तो कमेंट कर देना। पार्ट 9 पंचायत, 9A म्यूनिसिपैलिटीज यानी नगर पालिका, 9B ये सहकारी संगठन। देखो, मैं बहुत ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि फिर बोरियत होने लगती है, लेकिन मैं ये भी नहीं चाह रहा हूँ कि कुछ कॉम्प्रोमाइज हो। ठीक है, तो ध्यान से सुनते रहे ना। अगला सवाल देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 497 को हटाते हुए व्यभिचार को अपराध मुक्त किया? तो ये जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक मामला है, उसमें ऐसा किया गया था। एडल्ट्री को फिर ये ऑफेंस नहीं माना गया। ठीक है, तो ये आपको, अब क्योंकि ये तो आईपीसी तो रिप्लेस ही हो चुका है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षण केवल स्वेच्छित कार्यकारी कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध है, न कि स्वैच्छिक वैधानिक कार्रवाई के विरुद्ध? ये एके गोपालन का मामला है, 1950 का मामला है। आप देखो, इस लैंग्वेज से तो शायद समझ में आए, मैं अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, हुआ क्या कि एके गोपालन गोपालन केस ये है 1950 का।
अब इसमें भी वही चीज़ थी कि इनको डिटेन कर लिया गया था। तो इन्होंने कहा कि नहीं-नहीं ये तो मेरे 19 आर्टिकल 19 और 21 का उल्लंघन है। तो कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है, क्योंकि 21 में जो दे रखा है ना, एक वर्ड दे रखा है अ, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है? अब इसी में देखो ये दोनों वर्ड याद रखना है। जैसे स्वेच्छित, मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्वेच्छित कार्यकारी कार्यवाही और दूसरा है आपका स्वेच्छित वैधानिक कार्यवाही। देखिए, तो ये कहा गया कि जो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, ये केवल इसके विरुद्ध है, इसके नहीं है। मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि कानून में जो भी चीज़ संसद ने लिख दी, ठीक है? उसका पालन होना उसका पालन होना ज़रूरी है। भले ही वो कुछ भी लिखा हो। वो तो एक तरह से संसद के पास क्या हो गया, एक तरह से एब्सोल्यूट पावर हो गई कि वो कुछ भी कानून बना सकता है फिर तो। अब यही बात मेनका गांधी मामले में, और ये केस है कब का? 1978 का। इस मामले में ये कह दिया गया कि इससे मतलब नहीं है, ठीक है? कानून में संसद ने क्या लिखा, बल्कि इससे भी मतलब है कि कानून कैसा होना चाहिए वो कानून होना चाहिए आपका उचित, तार्किक और न्याय संगत। अब देखो थोड़ा दोनों में थोड़ा-सा अंतर है। अगर कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब ये हो जाएगा कि जो भी कानून संसद ने बना दिया है, जो भी कानून में लिखा है, उसी का पालन होना ज़रूरी है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो क्या लिखा है। तो ये ए.के. गोपालन मामले में कहा कोर्ट ने। लेकिन मेनका गांधी मामले में कोर्ट ने ये कहा कि केवल इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि कानून क्या बनाया गया है, बल्कि इस बात से भी फ़र्क पड़ता है कि वो कानून उचित, तार्किक और न्यायसंगत भी है या नहीं। ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप कल को कोई भी कानून, क्योंकि देखो जो भी पार्टी पावर में आएगी वो अपने हिसाब से फिर कानून बनाएगी। फिर तो किसी को भी उठाओ, कहीं भी डालो जेल में आराम से। तो कोर्ट ने फिर इसको बदल दिया था। अब ऐसा करता रहता है कोर्ट, बार-बार व्याख्या करता रहता है, क्योंकि कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो संविधान की व्याख्या कर सकता है। तो ये इससे जुड़े मामले थे। अच्छा, एक चीज़ और, इसमें से ये वाला जो केस है, 1 सेकंड। 1973 का केस, केशवानंद भारती मामला जो है, इसमें ये मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था कोर्ट ने। कोर्ट ने ये कहा था कि संसद चाहे तो संविधान के किसी भी भाग को, ठीक है, किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है, सिवाय मूल ढांचे के, ठीक है? तो ये बात भी आपको याद रखनी है। तो मूल ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती मामले में आया, और मूल ढांचा क्या होता है, ये कि अभी तक डिफाइन नहीं। कोर्ट केस बाय केस डिफाइन करती है कि हाँ भैया ये है, ये नहीं है, ठीक है? याद रखना ये। फर्स्ट जज केस ये मामला है देखो 1981 का, इसको एसबी गुप्ता केस भी कहते हैं। अब देखो एक आर्टिकल है 124, उसमें ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति से परामर्श परामर्श लिया जाएगा। सॉरी, राष्ट्रपति से परामर्श नहीं, राष्ट्रपति मतलब परामर्श लेगा, ठीक है? मतलब जजों के जो जज हैं उनके तबादला, यानी कि तबादला, ट्रांसफर और नियुक्ति से रिलेटेड, ठीक है? तो ये परामर्श जो शब्द है, इस परामर्श को कोर्ट ने माना है इस वाले केस में कि इस परामर्श का मतलब सहमति नहीं है। परामर्श मानने का मतलब ये है कि जो मतलब जुडिशरी से जो परामर्श माँगा जा रहा है, वो माना भी जा सकता है, वो नहीं भी माना जा सकता। राष्ट्रपति की
मतलब राष्ट्रपति के ऊपर है ये बात कि वो इस परामर्श को माने या ना माने। लेकिन आगे चल के एक और केस होता है 1993 में, इसको सेकंड जज केस के नाम से जानते हैं। इसमें यहीं से फिर आपको कॉलेजियम देखने को मिलेगा, ठीक है? फिर वहाँ पे ये कह दिया गया कि परामर्श का मतलब ये नहीं है कि सहमति मतलब परामर्श का मतलब जैसे पहले तो ये बोल दिया कि सहमति नहीं है, लेकिन यहाँ ये बोल दिया गया कि परामर्श का मतलब है कि सहमति। मतलब जो बात ये जुडिशरी बोलेगी वही माननी पड़ेगी। वो परामर्श का मतलब वैसे तो देखिए आपसे सीधे सिंपल सी बात है कि अगर आपसे कोई परामर्श ले रहा है या आप किसी से परामर्श ले रहे हैं, तो आपके ऊपर है ना कि वो माने ना माने। लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, नहीं, ये परामर्श का मतलब ये है कि माननी ही पड़ेगी। तो फिर कॉलेजियम आया एग्जिस्टेंस में। अब ठीक है, क्योंकि कोर्ट ही ये पावर रखता है कि वो संविधान को डिफाइन कर सके। तो उससे जुड़ा एक मामला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19वां सवाल है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त किया जाता है, मतलब किसके द्वारा? तो इसको राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, और 243 के जो है वो राज्य के निर्वाचन आयोग से संबंधित एक आर्टिकल है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत में कुल कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? ये तो मैंने अभी भी बताया, 3 हैं, ठीक है। और इनसे जुड़े भाग कौन सा है? भाग 14, ठीक। आगे बढ़ते हैं। समाजवादी शब्द पद किस वर्ष में भारतीय संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया था? मैंने अभी बताया था कि एक ही बार इसमें चेंज किया गया, वो 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के, ठीक है। सॉरी अगर बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है तो, ठीक है। अगर कोई आपका सुझाव है तो प्लीज़ दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि उस तरह मैं अपनी क्लास को रख सकूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। और अगर आप लोगों को हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो। थैंक यू।